अगर आप इस कहानी का पहला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। सानवी दोपहर तक बोर होने लगी तो नेहा के साथ घूमने निकल गई। दोनों आज कितने दिन के बाद भारद्वाज पार्क आई थी। नेहा बोली, यार सच में वो उत्तम एक नंबर का कमीना था। उसने पता है तुझे मुझे कितना सारा मिस कॉल किया और अभी भी अलग अलग नंबर से किए जा रहा है। मुझे तो अब लग रहा है कहीं सिम ना चेंज करना पड़ जाए। सानवी बोली, इसीलिए कहती थी बच कर रह बेटा। लेकिन नहीं, तुझे तो बॉयफ्रेंड पटाना था, अब झेल, हो गया ना लोचा। नेहा बोली, यार तू ऐसे मत बोला कर, पहले से ही मैं काफ़ी परेशान हूँ और अब तू भी मुझे ऐसे बोलेगी तो फिर मेरा क्या होगा। सानवी बोली, अच्छा ठीक है, क्या खाना है तुझे। नेहा बोली, वो देवी जी ये पार्क है, रेस्टोरेंट नहीं, बैठ चला जा यहाँ। सानवी बैठकर अपना बैग खोल आलू के पराठे निकालते हुए बोली, ठीक है तू मत खा, मैं ही खा लेती हूँ। वैसे लाई तो मैं तेरे लिए ही थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। छोड़, तू बैठ कर रो अपने उस झिंगुर के बारे में सोच सोच कर, तब तक मैं ये पराठे खाती हूँ। नेहा बोली, हद होती है यार, यहाँ मैं इतना दुखी हूँ और ऊपर से तू मेरे फेवरेट पराठे भी खाए जा रही है। अरे बहन कुछ तो रहम कर, बोल। उसके हाथ से पराठे लेकर खाते हुए बोली, और भाई का क्या चल रहा है, अभी बात किए किसी से या फिर अभी भी वैसे ही है उनका रोना धोना। सानवी बोली, पता नहीं, 2 दिन से ठीक से बात ही नहीं हुई। आज भी सुबह से पापा और वो दोनों लोग गायब हैं। मम्मी से पूछा तो बोल रही थी किसी काम से गए हैं। नेहा उसे देखते हुए बोली, तुझे क्या लगता है अंकल आंटी मान जाएंगे। सानवी बोली, आसानी से तो नहीं, लेकिन शायद भाई कोशिश करे तो कुछ हो सकता है। फिर भी यार बहुत प्रॉब्लम है। नेहा बोली, तेरी ना फैमिली काफ़ी टिपिकल फैमिली है यार। मेरे मम्मी पापा को तो मैं फिर भी मना लूँ, लेकिन तेरे घर में दादी ताऊ चाचा पापा कितने सारे लोग हैं। मतलब अगर किसी को गलती से भी प्यार हो गया ना तो समझ ले हो गया सियापा। और शादी वो तो सपने में भी नहीं होने वाली, गारंटी है मेरी। वैसे बहुत अच्छा किया बहन, तुमने किसी से प्यार नहीं किया, नहीं तो रोने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला था। सानवी बोली, वैसे भी मुझे इन सब पर भरोसा नहीं है। जब अपने अपने ना रहे तो क्या बेगानों से दोस्ती। वैसे भी बात जब ताऊ जी और फूफा जी की आती है तो पापा जो बोलने वाले होते हैं वो भी नहीं बोलते। इसलिए तो मैं खुद का बिजनेस करना चाहती हूँ, लेकिन कोई सुने तब ना यार। अब तो लगता है कुछ नहीं हो सकता, मेरा जीना ही व्यर्थ है। नेहा बोली, हाँ कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है आपको ऊपर जाने की। अरे भाई रुकिए, बहुत कुछ बाकी है ज़िंदगी में, कुछ नहीं तो कुछ तो कर ही लिया जाएगा यार। वैसे अगर हम दोनों पार्टनर बन जाएं तो क्या कहती हो। बस तुझे अपने पापा को मनाना है, बाकी मेरी फैमिली राज़ी है, एक मस्त सा रेस्टोरेंट खोलते हैं। सानवी बोली, अरे नहीं यार, सरकारी दफ्तर के आगे चाय पान की दुकान भाई बोल रहे थे काफ़ी चलती है। वैसे भी हमारे यहाँ चाय नेशनल ब्रांड है तो वही करते हैं, पैसा भी कम लगेगा और कमाई भी अच्छी खासी हो जाएगी। नेहा बोली, अंकल मार कर सर फोड़ देंगे मैडम जी, तो सोच समझ कर। वैसे आइडिया बुरा भी नहीं है यार, मतलब अब सब कुछ करने के बाद चाय पान की दुकान, बोल हंसने लगी। सानवी बोली, हाँ तो वैसे भी कौन सा मेरा कोई सुन रहा है, और दादी तो शादी के पीछे पड़ी हैं। उनका बस चले तो अभी मेरी शादी करके मुझे गायब भी कर दें। नेहा बोली, हाँ तो एक आइडिया है, शादी किसी ऐसे बंदे से करना जो तुझे ये सब करने की इजाज़त दे। सानवी उसे घूरते हुए बोली, चुप कर नालायक कहीं, कि वो मुझे क्यों इजाज़त देगा, मैं क्या उसकी गुलाम हूँ। और तेरे दिमाग में ये सब फालतू बातें आती कहाँ से है यार, सच में महान हो तुम। तब तक उसका फ़ोन बजा तो निकाल कर देखा तो उसकी मम्मी का था। सानवी फ़ोन उठाते हुए, हाँ आ रही हूँ बस 10 मिनट, बोल फ़ोन रखते हुए बोली, चल यार आ गया बुलावा मदर इंडिया का, इनको भी चैन नहीं है मेरे बिना, और शान से बोलेंगी शादी कर लो। नेहा बोली, हाँ तो शादी के बाद ससुराल जाते ही फ़ोन बजेगा, सानू वापस कब आ रही है बेटा। सानवी बोली, और मैं अंदर जाने से पहले रिटर्न आ जाऊंगी। नेहा बोली, बिल्कुल, कितना मज़ा आएगा ना अगर तुमने ऐसा कर दिया। सानवी बोली, दादी दरवाजे से भगा देंगी बेटा, तो ऐसा सोचना भी मत, और बहुत हो गया बकवास, तो चल तुझे तेरे घर छोड़ दूँ। नेहा बोली, नहीं तू जा, मुझे किचन का कुछ सामान लेना है। सानवी बोली, ठीक है चल, मार्केट छोड़कर निकल जाऊंगी, तो नेहा आकर इसके स्कूटी के पीछे बैठ गई। कुछ देर में सानवी घर पहुंची तो घर पर उसके काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। हाल में ताऊ जी, फूफा जी, दादी पापा और भी कुछ लोग थे जिन्हें सानवी नहीं जानती थी।
तो आराम से वो किचन की तरफ निकल गई जहाँ उसकी मम्मी सबके लिए चाय नाश्ता बना रही थी। सानवी जल्दी से उनके सामने जाते हुए बोली, मम्मी ये सब क्या है? ये इतने सारे लोग हमारे घर क्यों आए हैं? शीतल जी बोली, तुम आ गई, अच्छा किया, किसी ने देखा तो नहीं ना तुझे आते हुए, नहीं तो फालतू में चार बातें करेंगे। सानवी बोली, मतलब क्या है आपका? मैं डरती हूँ क्या किसी से? और पहले ये बताइए ये लोग हैं कौन? शीतल जी बोली, वो सब छोड़ो, तुम ऊपर जाओ, मैं आती हूँ, कुछ देर में तो बात करूँगी। सानवी बोली, लेकिन बात क्या है, आप बताओ तो सही। शीतल बोली, सानू बच्चा जाना क्यों परेशान करती है, अभी मैं बिजी हूँ ना, तो जाओ, आकर बात करूँगी। सानवी ठीक है बोलकर अपने रूम में आ गई। श्रेयांश भी उसे कहीं नहीं दिखा और घर का माहौल भी कुछ अजीब लग रहा था। 20 मिनट बाद शीतल जी अंदर आई और दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, अब बता कहाँ थी इतनी देर तक, कब से फ़ोन लगा रही हूँ। सानवी बोली, ये क्या है और आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया, ज़रा बताइए तो, और इतना सीक्रेट मीटिंग किस बात की हो रही है? शीतल जी बोली, सब तुम्हारे भाई के वजह से, तुम्हारे पापा परेशान हैं, मैंने सोचा था सीधा साधा है, लेकिन नहीं, उसे भी यही सब करना था। सानवी बोली, लेकिन माँ भाई ने किया क्या है, बताइए तो सही। शीतल बोली, वही जो तुम बोल रही थी। सानवी खुश होते हुए बोली, मतलब भाई उस लड़की के साथ भाग गए? शीतल जी बोली, अभी एक मारूंगी, तुम्हारा दिमाग एकदम ठीक हो जाएगा, दोनों भाई बहन का दिमाग जो खराब हुआ है। सानवी ने शीतल जी को शायद आज पहली बार इतना सीरियस देखा था, तो थोड़ा शांत होते हुए बोली, मम्मी बात क्या है, बता क्या किया भाई ने? शीतल जी एक लंबी सांस लेते हुए बोली, उस लड़की के घर वालों को सब पता चल चुका है, इसलिए उन्होंने धमकी दिया है कि जल्द से जल्द अपने बेटे को समझा दें, वरना वो कुछ भी कर सकते हैं। सानवी बोली, तो अब क्या होगा, क्या भाई की उससे शादी नहीं होगी? शीतल जी बोली, तुम्हें लगता है बात इतना खुलने के बाद ऐसा कुछ कोई भी सोच सकता है? अगर उन लोगों ने गुस्से में श्रेयांश के साथ कुछ कर दिया तो क्या करेंगे हम सब? हम मिडिल क्लास लोग हैं बच्चा, ये सब इतना भी आसान नहीं जितना देखने में लगता है, वरना कौन अपने बच्चों की खुशी नहीं चाहता। सानवी बोली, और भाई कहाँ हैं, कहीं दिख क्यों नहीं रहे हैं? शीतल जी बोली, वो कुछ दिनों के लिए बाहर गया है, जब तक कि मामला शांत न हो जाए, और उसके आते ही इस बार उसकी शादी करा दी जाएगी। सानवी बोली, बिना उनकी मर्जी के? शीतल जी बोली, ना मैं अपना बेटा खोना चाहती हूँ और ना ही बेटी, अपने जीते जी तो बिल्कुल नहीं। अब फैसला तुम दोनों को करना है, और उसने भी अपना फैसला कर लिया है, वो भूल जाएगा उस लड़की को, और तुमसे उम्मीद है तुम ऐसी गलती अपने भाई को देखते हुए नहीं करोगी। सानवी कुछ नहीं बोली तो शीतल जी अब बाहर चली गईं। सानवी अब उठकर खिड़की के पास आकर खुद से बोली, प्यार करना इतना बड़ा गुनाह क्यों होता है, और हर प्रॉब्लम हम मिडिल क्लास में ही क्यों होती है? क्यों हमेशा हमें ही दबाया जाता है? भाई ने भी हथियार डाल दिया, मैंने पहले ही बोला था भाग जाओ, लेकिन नहीं, उन्हें भी महान बनना था। लो हो गया ना, और मुझे पूरा यकीन है ये सब बस दिखावे के लिए हो रहा है, लेकिन भाई ने किसी का भरोसा तोड़ दिया भागकर। एक हफ्ता बीत गया था, लेकिन श्रेयांश अभी तक घर नहीं आया। घर का माहौल अब नॉर्मल हो चुका था। आदर्श लड़की देख चुके थे और वो अब जल्द से जल्द श्रेयांश की शादी कर देना चाहते थे कि आने वाले किसी भी प्रॉब्लम से बचा जा सके। सुबह सब लोग नाश्ता कर रहे, सानवी भी सबके साथ ही बैठी थी। आदर्श बोले, सानू आगे क्या करना है, कुछ सोचा है या फिर अभी भी बिजनेस का भूत सवार है? सानवी बोली, उतर गया, और अगर ना उतरे तो आप लोगों के भूत के सामने मेरे भूत की भला क्या औकात? वैसे भी मेरा सुनता कौन है? इस मिडिल क्लास फैमिली में मुझे तो समझ नहीं आता भगवान मिडिल क्लास बनाता ही क्यों है? इससे अच्छा तो गरीब बना देता। दादी बोली, शुरू हो गया इसका सुबह सुबह। आदर्श एक काम कर, इससे पहले ये लड़की भी कोई कांड करे, श्रेयांश के साथ साथ इसकी भी शादी कर ही दो, हम सब की सबसे बड़ी चिंता खत्म हो जाएगी। सानवी दादी को देखते हुए बोली, इतना भी आसान नहीं है जितना आपको देखने में लग रहा है, हल्के में लेने की कोशिश भी मत कीजिए, वरना आईपीसी की धारा 506 के तहत मुझे डराने और धमकाने के जुर्म में जेल भेज दूंगी, और फिर आराम से कुछ भी करूंगी, और आप वहीं बैठकर भजन करना। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोकों में छाए रही है। शीतल जी अपना सर पीटते हुए बोली, ये लड़की कब सुधरेगी, सुधरेगी भी या नहीं? आदर्श सारी बातों को इग्नोर करके कचहरी चले गए और शीतल उन्हें टिफिन देकर किचन में। दादी बोली, इसी सब में बस तेरा दिमाग चलता है, कम से कम कुछ नहीं तो खाना बनाना ही सीख ले।
सानवी बोली, आपको पकाती हूँ, उतना कम है क्या कि किसी और को पकाऊँ? बोल उठकर अपने रूम में चली गई और दादी फिर से बड़बड़ाने लगी। इधर लखनऊ में अगस्त जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था कि अनामिका उसके रूम में आते हुए बोली, अगस्त बेटा अभी फिर से इतनी जल्दी? अभी तो कुछ दिन पहले ही गए थे कैंप पर, फिर इतनी जल्दी क्यों? अगस्त से बोला, मॉम इस बार रीचा के जगह जा रहा हूँ, उसे कुछ काम है तो मुझे उसकी जगह जाना पड़ रहा है। बाकी का सब ठीक है, आप अपना ख्याल रखना और डैड का भी, बाकी भैया भाभी संभाल लेंगे। अनामिका बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए परिधि को पसंद किया है और वो चाहते हैं तुम उससे मिलो, बातें करो, जिससे तुम दोनों का रिश्ता आगे बढ़ सके और तुम दोनों का एंगेजमेंट हो सके। अगस्त से बोला, मॉम मैं परिधि से शादी कुछ भी मत बोलिए, मुझे मेरी जैसे लड़की चाहिए जो मुझे समझ सके, जिसे मैं समझ सकूं। उसे देखकर मैं अपनी सारी थकान भुला जाऊं और वो जब मेरे साथ हो तो मैं दुनिया का सबसे परफेक्ट इंसान लगूं उसकी नज़रों में, समझी? और इनमें से कोई क्वालिटी आपके उस परिधि में नहीं है। उसका बस चलता तो वो मुझे डैड के साथ बिजनेस करने के लिए मजबूर कर देती। अनामिका बोली, लेकिन बेटा परिधि तुम्हारे साथ रही है और तुम दोनों दोस्त भी हो, तो फिर क्या दिक्कत है? और मुझे लगता है वो तुम्हें अच्छे से समझती भी है और सबसे बड़ी बात वो घर में सबको पसंद है। अगस्त से बोला, मॉम दोस्त होने से कुछ नहीं होता और उससे मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आपके लिए बहू मैं जल्द लाऊंगा, लेकिन वो परिधि नहीं होगी, इस बात के लिए मैं 100% श्योर हूँ। अनामिका उसे देखते हुए, ढूंढ लिया है क्या तुमने? और अगर ढूंढ लिया है तो कभी घर बुलाओ, हम भी मिले, आखिर कौन है वो जिसे मेरे बेटे ने पसंद किया है? अगस्त से उनके गले लगते हुए, लाऊंगा, जल्द लाऊंगा, लेकिन पहले मैं तो अच्छे से मिल लूँ और अब मुझे लेट हो रहा है। इस बार 4 दिन के लिए जा रहा हूँ, परेशान मत होइए, डैड को भी बोल दीजिएगा वो परिधि को भूल जाए, मैं नहीं कर सकता उससे शादी। और अपना बैग लेकर अनामिका को बाय बोलकर बाहर निकल गया। अनामिका उसके जाने के बाद खुद से बोली, पता नहीं क्या चल रहा है इस लड़के के दिमाग में, इस बार कोई कांड ना कर दे, बस यही प्रार्थना है महादेव से, वो सब सही करें। अगस्त से बाहर आकर अपने गाड़ी में बैठा और निकल गया। वो सबको प्रयागराज में ही ज्वाइन करने वाला था, लेकिन इस बार उसे कैंप जाने से ज़्यादा खुशी उसे सानवी से मिलने की उम्मीद से थी। उसका बस चलता तो अभी वो उड़कर चला जाता, लेकिन फिर खुद को कंट्रोल किया और आराम से गाड़ी चलाने लगा। प्रयागराज, सानवी का घर, सब लोग साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। सानवी बोली, पापा मैंने कुछ सोचा है। आदर्श बोले, बोलो क्या सोचा है? सानवी बोली, मैं लखनऊ जा रही हूँ, वहीं आगे की पढ़ाई और पार्ट टाइम जॉब कर लूँगी। आपने बोला 2 साल ट्राई कर लो तो कर लेती हूँ। आदर्श कुछ सोचते हुए बोले, तो दिल्ली चली जाओ, वहाँ ज़्यादा स्कोप है और पार्ट टाइम जॉब की भी ज़रूरत नहीं है, मैं खर्च उठा सकता हूँ, बस तुम मन लगाकर पढ़ाई करना और कुछ नहीं। सानवी बोली, नहीं कोचिंग नहीं करना है, सेल्फ स्टडी करूँगी और थोड़ा स्पेस रहेगा तो ठीक रहेगा। दिल्ली में वो स्पेस नहीं और लखनऊ में थोड़ा स्पेस है तो वहीं चली जाती हूँ और आप सबसे नज़दीक रहूँगी तो दिक्कत भी कुछ नहीं होगी। दादी बोली, क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की? किसी को कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं, शादी करो और जाओ जहाँ जाना है। सानवी खाना खाकर उठते हुए बोली, पापा मैं 2 दिन बाद जा रही हूँ, भाई के शादी से मुझे कोई मतलब नहीं, कोई पूछे तो जो मर्जी आप लोग उन्हें बोल दीजिएगा। शीतल जी बोली, लेकिन बेटा। सानवी बोली, मुझसे नहीं देखा जाएगा और मेरी वजह से पापा या किसी के भी इज्जत पर बट्टा लगे, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चली गई। आदर्श ने शीतल को चुप रहने को बोला तो वो अब कुछ नहीं बोली। दादी भी 2-4 बात बोलकर अपने रूम में चली गई। दूसरे दिन सानवी थोड़ा परेशान थी। नेहा भी उसके साथ जाना चाहती थी क्योंकि दोनों ने आज तक सारी पढ़ाई साथ ही किया था, तो वो भी अपने मम्मी पापा को राज़ी करके सानवी के साथ लखनऊ जाने के लिए जिद कर रही थी और सानवी को मना रही थी, लेकिन सानवी अकेले जाना चाहती थी। सुबह से नेहा के कितने सारे फ़ोन आ चुके थे, लेकिन उसने उसका फ़ोन एक बार भी नहीं उठाया। श्रेयांश का फ़ोन अभी भी नॉट रीचेबल बोल रहा था। आगे का उसका फैसला कितना सही कितना गलत होगा उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन एक बात तो क्लियर था, उसकी फैमिली वाले उसे बिजनेस तो नहीं करने देंगे, इस बात के लिए वो कन्फर्म थी। अगर वो बिजनेस करने के लिए ज़्यादा जिद करेगी तो उसके ऊपर भी शादी का दबाव पक्का बनेगा, जिससे बचने के लिए फ़िलहाल यहाँ से भागना उसके लिए सबसे अच्छा उपाय दिख रहा था। शाम को आज फिर अकेले कुछ वक्त वो खुद के साथ बिताने के लिए गंगा किनारे निकल चुकी थी
और वहाँ जाकर आज लास्ट सीढ़ी पर बैठते हुए बोली, अब तो कुछ चमत्कार कर दीजिए गंगा मैया, या फिर अपनी तरफ सिर्फ मुझे भी दौड़ाना चाहती हैं। आपका तो फिर भी ठिकाना है, जाकर समंदर में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ यहाँ तो किनारा ही नहीं दिख रहा, समंदर क्या खाक दिखेगा। सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा है, कैसे क्या करूं क्या न करूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बोलकर वैसे ही बैठी रही। कुछ लोग आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन वो वैसे ही बैठी शांत पानी को देख रही थी। अंधेरा होने लगा था, जिसकी वजह से अगल बगल लाइट जलने लगी और उसकी चमक पानी में पड़ने के बाद वो और खूबसूरत लग रहा था। अब उसने देखा लगभग अंधेरा हो चुका था, तो हाथ में पानी को लेकर अपने ऊपर डालते हुए उठने को हुई। तब तक पीछे से आवाज़ आई, कुछ देर ठहरो तो सही हमारे पहलू में, क्या पता आज कुछ चमत्कार हो जाए। आपका ना हो ना सही, हमारा ही कुछ उद्धार हो जाए। सानवी ने इस आवाज़ को पूरी तरह इग्नोर किया, क्योंकि वो जानती थी अंधेरा हो चुका है और ऐसे ही कोई होगा टाइम पास करने वाला। सोचकर आगे बढ़ गई। 3 सीढ़ी ऊपर गई थी कि अगत से उसके आगे आकर बोला, हेलो, पहचाना नहीं क्या? उस दिन चाय पिए थे साथ में। साथ में? अरे यार कुछ तो याद करो, मैंने बोला भी था हम मिलेंगे। और देखो, सोचते हुए आ रहा था कि महादेव ने हमें फिर से मिला दिया। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता, तुम्हें यहाँ देखकर मैं कितना खुश हूँ। इतना खुश तो मैं अपने डॉक्टर की डिग्री पाने पर भी नहीं हुआ था। सानवी बोली, अगर आप मुझसे बोल रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती, और दूसरी बात, ये फालतू की बकवास आप किसी और से करना, मुझे लेट हो रहा है। बोल उसे साइड करके निकल कर 10 सीढ़ी और ऊपर चढ़ गई। अगत्य ने उसे जाते हुए देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे, तो वो जल्दी से सीढ़ी चढ़ते हुए उसके आगे आकर बोला, प्लीज़ 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 यार, 2 मिनट, बस 2 मिनट बात तो कर लो। सानवी बोली, देखिए मिस्टर, आप जो भी हैं, ना तो मुझे आपसे बात करने में इंटरेस्ट है और ना ही मुलाकात करने में, तो आप अपना रास्ता देखो, और मैं तो अपना रास्ता जानती ही हूँ, तो चली जाऊँगी। बोल फिर से आगे बढ़ने को हुई, लेकिन इस बार अगस्त ने हिम्मत करके जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। सानवी ने इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं किया था, फिर भी वो जल्दी से उसका हाथ झटकते हुए बोली, हिसाब से, और एक बार बोलने पर तुम लोगों को बात समझ क्यों नहीं आती? ये घाट, गली, मोहल्ला और शहर अपना है, और अपने शहर में तो छोड़ दीजिए साहब, अपने देश में भी बिना इजाज़त किसी का हाथ पकड़ने की इजाज़त ना तो हमारा संविधान देता है और ना ही मैं खुद देती हूँ। तो आगे से ध्यान रहे, ऐसी गलती दोबारा ना हो तो ही बेहतर है, वरना या तो आप मुझे जानते नहीं या सच में नहीं जानते। बोलकर अब बिना अगत्य को देखे वहाँ से जल्दी से बाहर निकल गई। अगत्य को कुछ समझ ही नहीं आया अब क्या करे, कहाँ वो इतनी उम्मीद से आया था और सानवी उसे मिल भी गई, लेकिन इतना रूठ। फिर कुछ सोचते हुए बोला, तो मिस एटीट्यूड, कोई बात नहीं, आपको अगर मैं नहीं जानता तो जानना चाहता हूँ। आपका संविधान आपका हाथ पकड़ने की इजाज़त मुझे नहीं देता, तो भी कोई बात नहीं। उम्मीद है एक दिन आप खुद ये इजाज़त देंगी मुझे, जिस दिन आप मुझे जान जाएंगी, पहचान जाएंगी, अपना मान जाएंगी। और उसके पीछे आया, लेकिन सानवी जा चुकी थी, तो फिर अगत्य से भी मन मारकर अपने होटल के लिए निकल गया। सानवी घर पहुंची तो उसके पापा आ चुके थे और हाल में बैठकर दादी से कुछ बातें कर रहे थे। सानवी वैसे ही डिस्टर्ब थी, तो किसी से बिना कुछ बोले अपने रूम में चली गई। दादी आदर्श को देखते हुए, इसे क्या हुआ, आज कुछ बोला भी नहीं, ऐसे ही चली गई। सब ठीक तो है ना, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है? शीतल, जा जरा चेक कर ले अपनी लाडली को, कहीं उसे बुखार तो नहीं हो गया जो इतनी शांति है घर में। आदर्श बोले, माँ आप भी कम नहीं है, जब वो शांत है तो आपको भी बोलना ज़रूरी है, और वो बस परेशान है इसलिए इतना शांत है, और कुछ नहीं, जाने दीजिए जहाँ जाना चाहती है, क्या पता इस बार मन लग जाए तो उसका भविष्य बन जाए। दादी बोली, अच्छा तो मैं परेशान कर रही हूँ? अरे मैं तो पूछ रही हूँ, इतना मुंह क्यों फुला रखा है, ऐसा भी क्या हो गया है? शीतल आदर्श और दादी को चाय देते हुए बोली, माँ आप चाय पीजिए, वो आ रही होगी, उसे भी आपसे लड़े बगैर चैन कहाँ मिलता है। दादी बोली, देख रहा है अपनी बीबी का मतलब यही सिखा रही है अपनी बेटी को दादी से लड़ना। आदर्श शीतल जी को देखते हुए बोले, माँ मैं कुछ नहीं बोलने वाला, आप लोग ये सब अपने में समझ लो। दादी बोली, हाँ हाँ अब क्यों बोलेगा, अब मेरी ज़रूरत तुझे है ही कहाँ जो तू बोलेगा, अब तो बीबी बच्चों वाला हो चुका है, अब माँ की क्या कीमत है तेरी नज़रों में। तब तक पीछे से आवाज़ आई, हाँ तो जब जानती हैं तो फिर चली क्यों नहीं जाती ऊपर दादाजी के पास, वो कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं।
अब तक तो आपको ऊपर से देख देख कर बोर भी हो गए होंगे। जैसे ही ये आवाज़ सबके कानों में पड़ी, आदर्श उठते हुए बोले, शीतल ये कप पकड़ो, मुझे मिश्रा से कुछ काम है, मैं मिलकर आता हूँ। बोल बिना किसी की तरफ देखे सीधे बाहर निकल गए। शीतल भी बिना कुछ बोले कप रखने किचन में चली गई। सानवी दादी के बगल में बैठते हुए बोली, वैसे आपको नहीं लगता बेटे बहू के बीच में आप फूट डाल रही थी? और अगर मैंने ना द ग्रेट सानवी शर्मा ने मम्मी से पापा का डाइवर्स करवा दिया ना, तो आप सोच लीजिए पापा की शादी भी नहीं होगी इस उम्र में। फिर उनके खराटे से लेकर पराठे और अंडरवियर तक फिर से आपको झेलना पड़ेगा। दादी उसे घूरते हुए बोली, पता नहीं क्या खाया था इसकी माँ ने जब ये पेट में थी। सानवी उनके थोड़ा सा पास आकर बोली, आपको नहीं पता पापा ने चोरी चोरी मम्मी को गीता पढ़ाया था कि मैं कृष्ण की तरह हर सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार हो सकूं। आखिर बाहर आकर आपसे जो लड़ना था और दुनिया जमाने से बचना भी तो था। दादी उसे घूरते हुए उठने को हुई, तब तक सानवी थोड़ा तेज आवाज में बोली, मम्मी मुझे भी चाय चाहिए स्पेशल। दादी के जैसी फीकी नहीं, और साथ में वो बटर टोस्ट भी। शीतल जी अब खुद से बोली, दोनों एक से बढ़कर एक हैं, कोई किसी से कम नहीं। इनके आगे तो यूक्रेन और रसिया भी नहीं टिकने वाले। जैसी दादी वैसी ही पोती भी भगवान ने दिया है, और इन सब के बीच में हम सबको डाल दिया है पिसने के लिए। सुबह 10 बजे नेहा दरवाजे से अंदर आते हुए बोली, प्रणाम दादी, और आकर सोफे के पास दादी के पैर छूते हुए बोली, आपकी तबीयत कैसी है? दादी उसे घूरते हुए बोली, तो तुम क्या चाहती हो, हम ऊपर चले जाएं जो हमारा तबीयत पूछ रही हो, वो भी पैर छूने के बहाने? ये नहीं कि शादी करके घर बसा ले, अभी भी घूम रही है यहाँ से वहाँ। नेहा उनकी बातों को इग्नोर करके किचन में चली गई, जहाँ शीतल किचन के काम कर रही थी। उनके पास खड़ी होती हुई बोली, आंटी दादी ने नाश्ता नहीं किया क्या, जो भूखे शेरनी के जैसे मेरे पीछे पड़ गई? शीतल बोली, अरे नहीं, सानू से आज लड़ी नहीं है ना, इसलिए उनको लड़ने के लिए कोई चाहिए। तुम बताओ सुबह सुबह यहाँ पर कैसे, सब ठीक तो है ना? नेहा बोली, आपकी लाडली कल से मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, कब से बोल रही हूँ चल थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन नहीं, उसे तो जैसे किसी की सुननी ही नहीं है। जब देखो तब बस अपनी मर्जी, मुझे तो समझ नहीं आता चलता क्या है उसके दिमाग में। वैसे आपको पता है? शीतल बोली, बेटा जी मुझे और आपको ही नहीं, किसी को नहीं मालूम उसके दिमाग में कब क्या चलता है, इसलिए ले जाओ, देखो अपने रूम में होगी। नेहा बोली, थैंक यू आंटी, देखती हूँ क्या करती है। बोल सानवी के रूम में गई, जहाँ वो बुक लेकर बैठी कुछ कर रही थी। नेहा बोली, बस कर यार, पता है तू अपने बुक से बहुत प्यार करती है, लेकिन होता है कभी कभी लाइफ में कुछ चीज़ें जो हम नहीं चाहते वो भी होती है। एक्सेप्ट करना सीख ले, लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी। सानवी बोली, मैं तो खुद को एक्सेप्ट करना सीख चुकी हूँ, उतना काफ़ी है मेरे लिए। नेहा बोली, अच्छा ठीक है, चल आज शॉपिंग कर लेते हैं, कल ट्रेन है ना सुबह की, और मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं, इसलिए प्लीज़ चलना यार प्लीज़। सानवी उठते हुए बोली, इसलिए तू यहाँ आई है? नेहा ने हाँ में सिर हिलाया, तो अब सानवी सर झटक कर चेंज करने चली गई। कुछ देर में दोनों मार्केट के लिए निकल गई। सानवी स्कूटी चला रही थी और नेहा से बीच बीच में बात भी कर रही थी। आज मार्केट में भीड़ भी कुछ ज़्यादा ही लग रही थी, फिर भी दोनों को रोज का मार्केट था, तो बस आराम से चल रही थी। कुछ देर बाद जैसे ही सानवी ने यू टर्न लिया, सामने से आती 4 व्हीलर से टकरा गई, लेकिन दोनों गाड़ियाँ स्लो थी, इसलिए नुकसान किसी को नहीं हुआ। लेकिन सानवी ने स्कूटी को झटके से ब्रेक मारा, और इस चक्कर में उसके पैर में स्कूटी का स्टैंड लगने से एक गहरा कट लग चुका था, जहां से ब्लड निकल रहा था। बाकी वो ठीक थी, और नेहा भी। नेहा उसका हाथ पकड़कर बगल में बैठाते हुए बोली, यार तुम्हें तो चोट लग गई। सानवी अब उसका हाथ झटकते हुए, रुक मैं बताती हूँ इसे। साला छछूंदर, दिमाग के पास दिमाग नहीं है क्या, जिसे मेरी इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिखी? बोलते हुए 4 व्हीलर वाले के पास आकर उसका शीशा नॉक करके अपना हेलमेट उतारते हुए बोली, बाहर निकलो वरना अभी समझ में आ जाएगा सानवी से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। नेहा उसके पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, जाने दे यार, गलती हम दोनों की भी है, छोड़, चल तेरा चोट शर्मा अंकल को दिखा देते हैं वरना दिक्कत हो जाएगी। सानवी उसे घूरते हुए बोली, तू चुप कर, हमारी कोई गलती नहीं है। गलती तो जी गलती मेरी है, और आप जो बोलेंगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। सानवी ने सर झटके एक बार क्लियर करने के लिए जैसे ही उधर देखा, अगस्त खड़ा उसे ही देख रहा था। सानवी खुद से बोली, मेरी किस्मत ही खराब है, ये चिपकू फिर से कहाँ से मिल गया?
ये कुछ बोले उसके पहले ही यहाँ से भाग सानवी, वरना इसका तो कुछ नहीं होगा, बाकी मेरा कुछ बचेगा नहीं। नेहा बोली, जी नहीं, आपकी जितनी गलती है उतनी। सानवी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, चल लेट हो रहा है, और जल्दी से स्कूटी के पास आकर उसे स्टार्ट करते हुए बोली, चल बैठ, वरना मैं तुझे यहीं छोड़कर भाग जाऊंगी। नेहा बोली, अरे लेकिन अभी तो तुझे लड़ना था, अब अचानक से क्या हो गया? अगत्य अपने गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, वो हेलो, आज तो रुक जाओ यार, और उसके तरफ आता उसके पहले ही सानवी जबरदस्ती नेहा को बैठाकर जल्दी से निकल गई। नेहा पीछे देखते हुए बोली, यार वो पीछे आ रहा था, कितना स्मार्ट था, अपने यहाँ का तो नहीं लग रहा था, काफ़ी चिकना है यार, तुमने मुझे बात क्यों नहीं करने दिया, क्या पता ये अच्छा होता तो मैं। सानवी बोली, चुप, वरना चलती स्कूटी से फेंक दूंगी और तुझे छोड़ जाऊंगी यहीं कहीं, फिर करती रहना अपना इलू इलू। एक बार कितनी मेहनत से बचाया और तुझे फिर से पड़ना है इन सब के चक्कर में। एक बार बोलने पर समझ नहीं आता क्या, जो फालतू के चक्कर में पड़ी हुई है। अब चल चुपचाप शॉपिंग कर और निकल, वरना ऐसे ही घर चली जाऊंगी। नेहा बोली, यार तू इतना भड़क क्यों रही है और उसका गुस्सा मेरे पर क्यों उतार रही है? सानवी बोली, चुप करेगी या फिर मैं घर के लिए मोड़ दूं? नेहा बोली, अच्छा सॉरी ना, चल पहले अपने पैर में पट्टी लगा, ब्लड निकल रहा है, पूरा सूज वाइट से रेड हो गया है, भीग कर, और तुझे अभी भी बकवास करनी है। सानवी बोली, चल अब बंद हो गया, वो सब पहले का है और इतना ब्लड निकलने से मर नहीं रही हूँ। कुछ देर में सानवी मॉल के बाहर अपनी स्कूटी खड़ा की और दोनों अंदर आ गईं। उनके पीछे पीछे अगत्य भी मॉल में आ गया, लेकिन दोनों ने बाद में उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अगत्य ने सानवी की गाड़ी देखी तो जल्दी से अपनी गाड़ी पार्क करके अंदर आया और हर तरफ उसे ढूंढने लगा, लेकिन सानवी नेहा के साथ बिजी थी और अपने में मस्त होकर शॉपिंग करने लगी। 2 घंटे घूमने और कुछ शॉपिंग करने के बाद नेहा उसे 2 ड्रेस ट्राई करने को बोल वॉशरूम में चली गई। सानवी खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, ये लड़कियों को शॉपिंग में पता नहीं कौन सा मज़ा आता है, आई जस्ट हेट दिस। बोल वहाँ पड़ा हुआ 5 ड्रेस उठाकर अंदर जाने लगी। सामने लगे शीशे में जैसे ही अगत्य ने उसे देखा तो भागते हुए उसके पीछे गया। वो दरवाज़ा बंद करती उसके पहले ही वो जल्दी से अंदर घुस गया और दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, थैंक गॉड मिल गई यार, कब से ढूंढ रहा हूँ, बात करनी है प्लीज़। सानवी उसे घूरते हुए बोली, निकलो यहाँ से, तुम मेरा पीछा कर रहे हो, शर्म नहीं आती? ये लड़कियों का पीछा करते हुए देखने में तो ठीक लगते हो, फिर ये सब करने का क्या मतलब है? और वैसे भी मेरा दिमाग कभी थोड़ा ठीक नहीं है, तो जल्दी से निकलो यहाँ से, वरना। अगत्य बोला, वरना कुछ नहीं, 2 मिनट तो बात करनी है, कर लो ना। सानवी बोली, तुम्हारा दिमाग सच में खराब है, ये लड़कियों का चेंजिंग रूम है और किसी ने देख लिया तो फालतू में बवाल हो जाएगा, इसलिए निकलो वरना मैं चिल्ला दूंगी। अगस्त्य बोला, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, वरना मजबूरी में मुझे भी कुछ ऐसा वैसा करना पड़ जाएगा, और यार बात ही तो करना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो मुझे 1 मिनट का मौका भी नहीं दे रही हो। सानवी बोली, ऐसे ऐसे मौका चाहिए और मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात, और उस दिन चाय का पैसा चाहिए तो अभी ले लो, लेकिन निकलो यहाँ से, क्यों तमाशा बना रहे हो? जानती तक नहीं हूँ मैं तुम्हें, और तुम्हें बात करनी है, दिमाग है भी या नहीं? अगत्य से बोला, दिमाग दिल सब है, और कल घाट पर तुमने बात नहीं किया, अभी कुछ देर पहले बुलाया तब भी नहीं सुना, यहाँ भी कब से ढूंढ रहा हूँ, तब जाकर मिली हो और अभी भी परेशान कर रही हो। सानवी बोली, ठीक है, शाम को घाट पर 5 बजे, अभी निकलो। अगत्य से बोला, भरोसा नहीं है, नंबर दो। सानवी उसे उंगली दिखाते हुए, अबे वो चोमू के शकल के इंसान, तुम्हें मैं नंबर दूंगी तो ठीक है, नहीं आऊँगी, खड़े रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई हैव एक्सपीरियंस। अगत्य बोला, ठीक है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र नीचे उसके पैर पर गई वो चौंकते हुए बोला, ये तुम्हारे पैर में क्या हुआ? बोलते हुए नीचे बैठकर जैसे ही उसके पैर को हाथ लगाने वाला था, सानवी पीछे हटते हुए बोली, सच में यार, भगवान दुनिया में जितना बेवकूफ़ बनाते हैं और सारे मेरे पीछे ही क्यों आते हैं? अगत्य अभी भी बैठा हुआ था, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, मुझे देखने दो, मैं एक डॉक्टर हूँ, देखूँ तो, ज़्यादा चोट तो नहीं है? सानवी बोली, वो हेलो, निकलो यार, अगर तुम्हें नहीं निकलना है तो मुझे जाने दो, आज का दिन ही बकवास है। अगत्य उठते हुए बोला, चलो मेरे गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स है, मैं बैंडेज कर देता हूँ, इतना ब्लड निकल रहा है और तुम इतने देर से खड़ी घूम रही हो और अभी भी बकवास कर रही हो। सानवी अब खींचते हुए बाहर निकलने को हुई, लेकिन अगत्य ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर जाने से रोकते हुए बोला, बैंडेज करवा लो, फिर चला जाऊंगा। सानवी बोली, तुम बाहर निकलो, मैं आ रही हूँ। अगत्य उसकी जिद और चोट देखकर बाहर निकल गया।
सानवी ने खुद को रिलैक्स किया और 10 मिनट बाद हल्का सा दरवाज़ा खोलकर देखी कोई नहीं है, तो जल्दी से सारे कपड़े वहीं छोड़कर बाहर आ गई और सामने नेहा से टकराते हुए बोली, सच में आज मुझे सभी के सभी अंधे ही क्यों मिल रहे हैं। बोल सामने देखा तो नेहा उसे घूरते हुए बोली, कहाँ थी? 2 ड्रेस चेक करने में किसको इतना टाइम लगता है, और ड्रेस कहाँ है? सानवी बोली, फिटिंग नहीं था इसलिए वहीं छोड़ दिया, जिसको मर्जी उठा कर लाए, मुझे उससे क्या। और वो सब छोड़ अब घर चल, और एक काम कर, तू मेरी स्कूटी से आ जाना, मैं ऑटो से आ रही हूँ। मुझे एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है, और आज तू बिना ना के हाँ सुन ले मेरी बहन, तुझे मेरी दुआ लगेगी, तेरा घर अब जल्दी बसेगा। नेहा बोली, चोट पैर में लगी है, दिमाग तो ठीक है ना तेरा, या हिल गया है कहीं से? ये सब क्या बकवास कर रही है? सानवी हल्का सा इधर उधर देखते हुए बोली, मैं पीछे से जा रही हूँ, तू आगे से जल्दी से आ जाना। नेहा बोली, वो हेलो किधर, और पीछे से क्यों, कोई कांड किया है क्या तुमने? सानवी बोली, अरे नहीं यार, घर पर चल, आकर बताती हूँ। बोल मॉल के पीछे वाले गेट से पीछे देखकर आगे निकल रही थी। नेहा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आखिर हुआ क्या, ऐसे क्यों भाग गई। फिर सर झटक कर अपना शॉपिंग रैपर लेकर बाहर आई और स्कूटी लेकर घर के लिए निकल गई। सानवी जैसे ही गेट के बाहर आई, किसी ने साइड से उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। सानवी बोली, क्या मुसीबत है यार, क्यों सब मेरे पीछे पड़े हैं? सच में भगवान, आप मेरी मुश्किलें कम करने के बजाय बढ़ाते क्यों हैं? प्लीज़ प्लीज़ कभी तो दया करो इस बेचारे भक्त पर। अगत से बोला, वो ड्रामेबाज, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए तो गेट कीपर से मैंने आपके ऊपर नज़र रखवाया था। सानवी अब उसे घूरते हुए गुस्से से अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए बोली, क्यों पीछे पड़े हो? मैं नहीं जानती तुम्हें, तो तुम क्यों अपने फूफा का घर समझकर मेरे पीछे पड़े हो भाई साहब? अगत से हड़बड़ाते हुए बोला, ओ हेलो, भाई साहब नहीं हूँ मैं, तो आगे से ये वर्ड नहीं सुनूंगा, और चलो घाव साफ करूँ वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। बोलकर उसका हाथ पकड़कर अपने गाड़ी के पास लाया। सानवी इधर उधर देखते हुए चल रही थी कि कहीं कोई मिल न जाए, वरना क्या होगा उसका। आज तक बेखौफ चढ़ने वाली लड़की को आज इधर उधर देखना पड़ रहा था। अगत से गाड़ी खोल उसे सामने सीट पर बैठने को बोला। सानवी बोली, देखो तुमने इतना कर दिया बहुत है, अब मैं करवा लूँगी, अब मुझे जाने दो, क्योंकि ना मैं तुम्हें जानती हूँ, और तुम तो मुझे जानो ही मत, तो ठीक है। अगत से बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, और भरोसा गंवा चुकी हो, अभी अभी तो सोचना भी मत कि ऐसे जानू दूंगा। बोल उसे सीट पर बैठा कर अपने नीचे बैठ उसके पैर से शूज निकालने लगा। सानवी बोली, देखो ये मेरा मार्केट है, और किसी ने तुम्हारे साथ मुझे देख लिया ना, तो खामोखा मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, क्या तुम ऐसा ही चाहते हो? अगत से बोला, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस घाव साफ करके पट्टी बांध दो, और हम मॉल के पिछले हिस्से में हैं तो इधर कोई नहीं आएगा, तुम चिंता मत करो, मुझे तुमसे ज़्यादा ध्यान है अपनी इज्जत का। सानवी उसे देखने लगी, क्या मुसीबत है, पीछे ही पड़ गया है। लेकिन जैसे ही अगत्य ने उसका सूज निकाला, उसके घाव से फिर से ब्लड निकलने लगा, और उसने जल्दी से अगत्य का कंधा पकड़ लिया। अगत्य से बोला, कब से लगा है ये चोट, और तब से तुम ऐसे ही घूम रही थी? अजीब लड़की हो यार। बोल डेटॉल डाला तो सानवी अपना पैर पीछे खींचकर चिल्लाते हुए बोली, दिमाग नाम की चीज़ नहीं है क्या तुम्हारे पास? फिर से दर्द करवा दिया ना? सच में तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो तुम? मैंने तो तुम्हें देखा भी नहीं, स्कूटी लड़ाने का कंप्लेन भी नहीं किया, तो फिर क्यों पीछे पड़े हो? अगत से उसके बोलते बोलते दवा लगाकर पट्टी करते हुए बोला, शाम को 5 बजे इंतज़ार करूंगा, इस बार ना आने की सोचना भी मत, वरना घर तक ढूंढने आ जाऊंगा। सानवी उठते हुए बोली, नहीं आऊंगी, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, और सूज अपने हाथ में उठाकर ऐसे ही आगे बढ़ने को हुई। लेकिन अगत से उसका हाथ पकड़ते हुए वापस खींचकर गाड़ी से लगाकर बोला, नाम अगत्य रावत, डैड अथराज रावत, मॉम अनामिका रावत, भाई अनुभव रावत, भाभी शिवानी रावत। MBBS डॉक्टर हूँ, खुद का हॉस्पिटल चलाता हूँ। तुमसे पहली नज़र का प्यार हुआ है, और फिर आज चौथी बार मुलाकात, लेकिन तुमने एक बार भी बात नहीं किया, इसलिए पीछे आना पड़ा, और छिछोरा ना समझो इसलिए पूरा परिचय दिया, और अब शाम को घाट पर इंतज़ार करूँगा बोलकर पीछे हट गया। सानवी को लगा अब बड़ा वाला झटका, इस प्यार वाले शब्द से जो उसकी लाइफ में दूर दूर तक नहीं टिकता, आज किसी ने उसे ऐसे चिपका दिया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट। सानवी अब उसे देखते हुए बोली, क्या क्या बोला तुमने, ज़रा कन्फर्म करो, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? अगत से उसे देखते हुए बोला, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई रियली लव यू, नहीं जानता मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी,
लेकिन ना जाने क्यों ऐसा पहली बार फील हुआ कि जिसकी तलाश मुझे आज तक थी वो तुम हो, और आज तुम्हारे पास आकर ठहरना चाहता हूँ, तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ सब कुछ। सानवी अब उसे देखकर हंसते हुए बोली, क्या बोला? प्यार? सच में तुम्हें मुझसे प्यार? वाह भाई सानवी, सच में तेरी किस्मत जाग गई यार। आज अगर ये बात दादी ने सुन लिया होता तो उनका हार्ट अटैक तो पक्का हो जाना था। फिर अगस्त के तरफ देखते हुए बोली, ये हकीकत की दुनिया है डॉक्टर साहब, यहाँ दर्द पर कोई पट्टी नहीं बांधता बल्कि घाव थोड़ा और बड़ा कर दिया जाता है। जानते हैं क्यों? बता रही हूँ, क्योंकि थोड़ी कमाई और हो जाए, और अगर कोई गलती से पट्टी बांध भी दिया तब तो पक्का समझ लो उसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होगा ही होगा, जिसे आगे चलकर वो तुमसे सूद समेत वसूल करना चाहेगा। वैसे अच्छा किया बता दिया, अब आना तो छोड़िए, गलती से गलत जगह भी नहीं टकराऊंगी, और पट्टी बांधने के लिए थैंक यू भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि चोट आपकी वजह से लगा था तो हिसाब बराबर। गुड बाय एंड डोंट मीट अगेन। अगस्त सीरियस होकर बोला, मैं इंतज़ार करूंगा। सानवी एक नज़र उसे देखते हुए बोली, शौक से कीजिएगा, मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि ना यहाँ कोई फिल्म बन रही है और ना ही मैं आपकी हीरोइन बनने वाली हूँ। यकीन नहीं तो आजमा कर इंतजार कीजिएगा, सुबह तक बच गए तो पता चल जाएगा, बोलकर आगे बढ़ गई। फिर कुछ दूर जाकर सामने रोड पर ऑटो लिया और घर के लिए निकल गई। अगस्त को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कहीं उसने इतना जल्दी ये सब कुछ बोलकर कुछ गलत तो नहीं किया, लेकिन जो उसके मन में था वही तो बोला, नहीं तो पता नहीं वो क्या समझती। फिर उसका फ़ोन बजा तो उसे होश आया और गाड़ी लेकर निकल गया। लेकिन अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, जिस तरह से सानवी ने उसका मजाक बना दिया उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आज पहली बार किसी के लिए ऐसा फील हुआ था, और प्रपोज भी किया तो वो भी इस तरह से उसे रिजेक्ट करके चली गई। फिर अपना सर झटकते हुए बोला, कोई बात नहीं अगस्त से, वो भी तो सही है, आज के समय में उसका ऐसा होना मेरी ईगो नहीं उसकी समझदारी बताता है। कोई बात नहीं, तू हार नहीं सकता। अगर वो तेरी किस्मत में आई है तो तुझे उसे यकीन दिलाना होगा कि उसको तुझ पर पूरा विश्वास हो जाए, और जहाँ विश्वास होगा वहाँ प्यार कर लूँगा मैं, बोल मुस्कुराते हुए गाना स्टार्ट कर दिया, और साथ में गाते हुए ये ड्राइविंग कर रहा था। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहाँ दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम ना होंगे जुदा। आधे घंटे में वो कैंप पहुंचा तो दूसरे डॉक्टर, जिसका नाम रजत था, मरीज देखते हुए बोले, कहाँ थे आप डॉक्टर साहब? यहाँ घूमने आए हैं या फिर काम करने, लोगों की हेल्प करने? अगस्त से बोला, रजत साहब मैं मरीज ही देख रहा था, बस ये मरीज कुछ ज़्यादा खास था और कुछ नहीं, बाकी यहाँ पर सब ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? रजत उसे देखते हुए, क्या बात है डॉक्टर साहब, मरीज देख कर आने की इतनी खुशी पहली बार इस चेहरे पर दिख रही है, इतनी खास थी क्या वो? अगस्त से बोला, बस इतना ही समझ लीजिए, ज़िंदगी कब उनकी अमानत बन गई, ना उन्हें खबर हुआ और ना हमें खबर हुई। रजत बोला, वाह भाई, इतनी तरक्की की, आप डॉक्टर से शायर भी बन गए। सच में यार, मेरी लाइफ का आंखों देखा या पहला एक्सपीरियंस है, बधाई हो, एक टैलेंट और आ गया आप में। वैसे वो खास मरीज है कौन? अगस्त से बोला, पहले खुद तो जान लें उन्हें, फिर मिलवाएंगे आपको भी। अब आप यहाँ देख लीजिए, मैं भी अंदर देख लेता हूँ, बोलकर अंदर चला गया। और रजत हंसते हुए बोला, एक और इश्क में शहीद होने के लिए तैयार है, देखते हैं मौत आसान होती है या फिर। सानवी घर आई तो हाल में शीतल जी यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी, दादी बड़बड़ा रही थी और नेहा एक तरफ बैठी दोनों लोगों को बारी बारी से देख रही थी। कुछ देर बाद जैसे ही शीतल जी की नज़र सानवी पर पड़ी, वो जल्दी से उसके पास आते हुए बोली, कहाँ थी? कब से फ़ोन कर रहे हैं, उठा भी नहीं रही हो? और जैसे ही उसके हाथ में जूता देखा तो पैर को देखते हुए बोली, चोट? ये चोट पट्टी ये सब क्या है? सानू, चोट कहाँ से लगा लिया? और अकेले अकेले आने की क्या ज़रूरत थी? नेहा के साथ गई थी ना, तो उसको अकेले क्यों भेज दिया? और तुम कहाँ थी अभी तक? सानवी अब गुस्से से अपना जूता फेंकते हुए बोली, बॉयफ्रेंड से मिलकर आ रही हूँ बस, या कुछ और पूछना और सुनना है? मतलब हद होती है यार किसी चीज़ की, और पहली बार तो मैं अकेले गई नहीं थी कि रास्ता भटक जाऊंगी और भटकते भटकते किसी और के घर चली जाऊंगी। यार मम्मी, इतनी भी क्या फिक्र करना कि बाहर निकलने पर भी इतना सवाल, और ये सिर्फ चोट लगा है, पैर नहीं कट गया कि आपको शादी की प्रॉब्लम हो जाएगी कि कौन आपकी बेटी से शादी करेगा? कर लेगा कोई, चिंता मत कीजिए। शीतल जी उसे इतने गुस्से में देखी तो थोड़ा शांत होते हुए बोली, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? हर माँ को चिंता होती है उसके बच्चे की, और नेहा को अकेले भेज दिया तो थोड़ी चिंता तो होगी ना।
जाओ, चलो जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। सानवी अब बिना कुछ बोले दनदनाते हुए अपने रूम में चली गई और नेहा अब शीतल जी को बाय बाय बोलकर अपने घर चली गई, क्योंकि इस समय सानवी से बात करना मतलब उसे खुद का कत्ल करवाना लगा। इसलिए उसने जाने में ही अपनी भलाई समझी और अपने घर के लिए निकल गई। दादी बोली, देखा आज इस लड़की के तेवर, इसलिए कहती हूँ, लेकिन नहीं, किसी को मेरी सुननी कहाँ है। शीतल जी उनकी बातों को इग्नोर करके किचन में चली गईं। कुछ देर बाद सानवी फ्रेश होकर बेड पर बैठी, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसे गुस्सा आ रहा था, जो उसे समझ आ भी रहा था और नहीं भी आ रहा था। लेकिन फिलहाल में वो कन्फ्यूज्ड और दुखी दोनों थी। एक तो उसका बिजनेस करने का सपना जो बचपन से देखती आई है, वो लगभग टूटता हुआ सा लग रहा था। दूसरा, वो शादी से बचने के लिए यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन कब तक भाग सकती है, इसका भी कोई भरोसा नहीं। और तीसरा, आज उससे टकरा गया प्यार का भूत। कुल मिलाकर उसे उसकी लाइफ अबसेंट होते हुए दिख रही थी। मतलब हर तरफ से अगर उसे कुछ मिल रहा था तो वो था फेलियर और सिर्फ फेलियर। ऊपर से रोज़ रोज़ के उसके दादी और फैमिली के ड्रामे, जो कि हर नॉर्मल फैमिली में अक्सर होते हैं, उसे भी झेलने पड़ रहे थे। लेकिन अब वो अपने करियर को लेकर परेशान थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी अगर इन 2 सालों में कुछ नहीं किया तो उसके भाई की तरह उसकी भी बलि चढ़ा दी जाएगी और मजबूरी में उसे उस बलि पर चढ़ना ही पड़ेगा। शीतल जी अंदर आकर उसके बेड पर बैठते हुए बोली, क्या हुआ बच्चा, परेशान हो, कोई प्रॉब्लम है। सानवी को अब होश आया तो उन्हें देखते हुए बोली, क्या फ़ायदा इस परेशानी का जब आपको भरोसा ही नहीं है मुझ पर। शीतल जी उसके तरफ खाने की बाइट बढ़ाते हुए बोली, भरोसा तुझ पर है, दुनिया पर नहीं, इसलिए कभी कभी परेशान हो जाती हूँ। सानवी बोली, तो क्या इस दुनिया के डर से अलमारी में छुप जाऊं, ये सही रहेगा। और क्या भरोसा कि बेकार लोग बस बाहर ही होते हैं, क्या बलात्कार सिर्फ घर के बाहर होते हैं, अंदर नहीं होता। शीतल जी उसे देखते हुए बोली, ज़्यादा ये सब नहीं सोचते, खाना खाओ। सानवी बोली, ग्रेट। पता है आपको, ये जो सोच है ना आपकी दादी की, बुआ की और इन जैसे लाखों करोड़ों औरतों की, इन सोच की वजह से ही जब किसी लड़की का बलात्कार उसके घर में होता है तो उसे बहुत प्यार और इज्जत से दबा दिया जाता है और बाहर जाने के नाम पर संस्कार की बातें भर भर कर करते हैं, जैसे सारे बलात्कारी घर के बाहर ही बैठे हैं। वैसे एक बात और बताऊं मैं, ये लड़कियों के सिर्फ शरीर का ही बलात्कार नहीं होता है, उनके तो एक एक सांसों का, सपनों का, पूरी जिंदगी का बलात्कार होता है। और ये सब होते होते उनकी उम्र कब गुजर जाती है उन्हें तो ये भी पता नहीं चलता। वैसे ये शब्द किसने दिया, बलात्कार? मुझे और आपको और संस्कृति समाज की बातें करने वाले को भी ये शब्द काफ़ी खराब लगते हैं, लेकिन करने में बड़ा ही आनंद आता है। क्या बात है यार, मतलब हद ही हो गई। शीतल जी अब खाना साइड रखते हुए बोली, कहाँ से आ रही है तू, जो आज तुझे ये सब बातें याद आ रही है? और जब तू खुद माँ बनेगी तब पता चलेगा। सानवी बोली, किस चीज़ का, बलात्कार का? शीतल जी सानवी से बोली, कुछ भी बकवास मत कर और अब चुपचाप खाना खा, दिमाग खराब करके रख दिया है, कब से फालतू बातें बोले जा रही है, सही बोला जाता है, ज्यादा पढ़ाई दिमाग खराब कर देती है, बोलकर उठने लगी। सानवी बोली, आपको नहीं लगता ये सब मेरे साथ भी हो रहा है और भाई के साथ भी हुआ और आगे आने वाली न जाने कितनों के साथ होगा। आपने जन्म दिया है मुझे, 9 महीने पहले से रिश्ता है, पापा का प्यार आने के बाद मिला मुझे, लेकिन आपको महसूस तो पहली सांसों से किया होगा ना। आपका अधिकार हर किसी से ज़्यादा है मुझ पर, अपने खून से सींचा है मुझे, फिर भी आप मुझे आज़ादी क्यों नहीं दे सकती? क्यों आपको पापा से और सबसे पूछना होता है? सबने वो दर्द फील नहीं किया होगा जो एक माँ करती है एक बच्चे को जन्म देने में। भले ही पिता कितना भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि दर्द तो हर बार एक औरत ही सहती है, वो भी जन्म से लेकर मृत्यु तक। हर बार दर्द पर सबसे पहला हक उसका ही होता है। तो आज ये हक क्यों नहीं ले रही हैं आप? शीतल जी उसे देखते हुए बोली, तेरी बातें मैं समझती हूँ, जानती हूँ, मानती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन बस इतना समझ ले, तेरी माँ भी मजबूर है। फिर भी मेरी तरफ से इस बार पूरी छूट है, 2 साल ले और जी ले अपनी ज़िंदगी, लेकिन 2 साल बाद मुझे मेरी बेटी सही सलामत चाहिए और उसके बाद तेरी शादी में मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। सानवी बोली, और अगर 2 सालों में मुझे किसी से प्यार हो गया तो? शीतल जी अब उसे घूरते हुए बोली, तब शादी करके जा, जो करना है कर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, समझी? बोल जाने लगी। सानवी अब जल्दी से जाकर उनके गले लगते हुए बोली, नहीं होगा, आई प्रॉमिस, और 2 साल बहुत है मेरे लिए, कुछ तो कर ही लूँगी, थैंक यू।
शीतल जी अब उसका हाथ हटाते हुए बोली, अच्छा तो इसलिए मुंह फूला हुआ था, खत्म हो गया लेक्चर आपका मैडम जी। सानवी उनके गाल पर किस करके बेड पर बैठते हुए बोली, नहीं बच्चा, अभी तो शुरुआत किया है, लेकिन अब मन नहीं है, कुछ फुर्सत से सुनाती हूँ। अब खाना खा लूँ, बोल खाना खाने लगी और शीतल जी सर छटक कर बोली, ड्रामेबाज, और बाहर चली गई। दूसरे दिन सानवी निकल गई और ट्रेन में अपनी सीट पर बैठते हुए एक गहरी सांस लेकर खुद से बोली, छूट गया पीछा, अब करो बेटा प्यार, तुम्हारे प्यार की ऐसी की तैसी, साले आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से। एक दिन में प्यार, मतलब हद होती है यार इस पागलपन की। मतलब ये कुछ भी बोले और हम लड़कियां तो जैसे बेवकूफ़ होती हैं, इनके पीछे भागने लगे। ये सब ना बस सोशल साइट का मचाया हुआ फालतू का ड्रामा है, जो मुझ जैसी कितनी लड़कियों को झेलना पड़ता है। लेकिन मैं नहीं पढ़ सकती इसमें, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। प्यार मतलब दिमाग का दही और फालतू का बवाल, मैं नहीं झेल सकती ये सब लोचे। नेहा उसके पास आते हुए बोली, ये क्या कब से बड़बड़ा रही है, मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया तुमने। मैंने सारा चॉकलेट भी खा लिया और तूने एक बार भी ध्यान नहीं दिया, ये तो मिरेकल हो गया भाई। मतलब सानवी ने मुझे पूरा चॉकलेट खाने को दिया, कुछ तो गड़बड़ लग रही है मैडम, कुछ तो कांड हुआ है और तुमने मुझे नहीं बताया, देख ये गलत बात है। सानवी अपने फ़ोन में देखते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और मैं अपने लिए दूसरा चॉकलेट रखा हुआ है, तो तू चिंता मत कर। नेहा बोली, ठीक है मत बता, जिस दिन पता चला तेरे कांड के बारे में उस दिन बताऊंगी मुझसे छुपाने का अंजाम क्या होता है। वैसे कल मैंने शर्मा अंकल को कॉल किया था पापा के रिपोर्ट्स के लिए, उन्होंने बताया तू उनके यहाँ नहीं गई थी, तो फिर तेरे चोट पर पट्टी कैसे, किस डॉक्टर के पास गई थी? सानवी फ़ोन में देखते हुए बोली, एक पागल डॉक्टर मिला था रास्ते में, मुझे प्रपोज किया और ज़बरदस्ती ये पट्टी बांध दिया। नेहा पानी पी रही थी, उसका सारा पानी बाहर आ गया। अच्छी बात यह हुई कि जहाँ वो बैठी थी वहाँ पर दोनों के अलावा और कोई नहीं था। नेहा खांसते हुए बोली, क्या क्या बकवास कर रही है, ऐसे कैसे किसी ने तुझे प्रपोज कर दिया, पागल समझा है क्या मुझे? सानवी बोली, मत कर भरोसा, मैं कहाँ बोल रही हूँ भरोसा करने के लिए, बस तुमने पूछा तो बता दिया। नेहा बोली, मतलब सच में तू सच बोल रही है, सच में तुझे किसी डॉक्टर ने प्रपोज किया? सानवी बोली, अब बोला तो उसने डॉक्टर ही था, लेकिन सर्टिफिकेट उसने मुझे नहीं दिखाया, तो पता नहीं डॉक्टर था या नहीं, ये मुझे कंफर्म नहीं है। नेहा बोली, मजाक मत कर यार, नहीं तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। सानवी अब उसे घूरते हुए बोली, मतलब हद होती है, अब कुछ पूछना, सच बोलो तो यकीन नहीं होता और झूठ बोलो तो सच मान लेंगे। नेहा उसे देख रही थी, फिर कुछ नहीं बोली, क्योंकि सानवी उसे ऐसे बता रही थी तो उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर इस मैटर को यहीं छोड़कर चुप हो गई। अगस्त से सुबह उठकर कैंप आया, आज उसका चेहरा लटका हुआ था, तो रजत उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ डॉक्टर साहब, आज फूल मुरझाया हुआ क्यों है? अगस्त से बोला, कुछ नहीं यार, बस नींद पूरी नहीं हुई, मैं देखता हूँ जाकर। बोल अंदर चला गया। कल घाट पर बैठकर 9 बजे तक सानवी का इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं आई। अब कहाँ मिलेगी ये भी नहीं जानता, इसलिए पूरी रात उसे नींद नहीं आई। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था अब क्या करे, सानवी उसे कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, मिलेगी भी या उसकी पहली मोहब्बत आखिरी बन जाएगी। सानवी को नहीं पता जिससे वह पीछा छुड़ाने का सोच रही है, किस्मत उसे उसी की गलियों में ले जा रही है। क्या होगा जब फिर अगत्य और सानवी का आमना सामना होगा? क्या अगत्य को सच में सानवी से एक नज़र का प्यार हुआ है या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।